हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ भीष्म सर। जैसा कि हमने सेट थियरी पढ़ा प्रीवियस टॉपिक के बाद, एक आपको डाउट होगा कि सबसेट और बिलोंग्स टू, कुछ एमसीक्यू के अंदर सबसेट एंड बिलोंग्स टू रिलेटेड क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो इनके बीच डिफरेंस समझना जरूरी है। ये सिंबल है आपका सबसेट का और ये है बिलोंग्स टू। वी बिलोंग टू इंडिया, यानी कि हम इंडिया से हैं, और सबसेट का मतलब होता है कि किसी भी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट हो। ये बेसिक डिफरेंस है इनके बीच, लेकिन कहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि मैं सेट ए के अंदर लिख दूं 1 2 3, सेट के अंदर 4 5 6 7 8। अब अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि 5 बिलोंग्स टू ए, 5 सबसेट ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 सबसेट ए, 1 2 सबसेट ए, 1 2 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए, 8 सबसेट ऑफ ए, 4 5 बिलोंग्स टू ए एंड 4 5 सबसेट ऑफ ए। हम इतने अलग अलग टाइप के रिलेशन को सोचेंगे तो हमारा बिलोंग्स टू एंड सबसेट का आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा। 5 बिलोंग्स टू ए, ध्यान से देखो इस सेट के एलिमेंट्स को। 1 2 3 सेट फॉर्म में 4 5 6 7 एंड सेट फॉर्म में 8। क्या कहीं पे भी 5 लिखा हुआ दिख रहा है? नो। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? वी बिलोंग्स टू इंडिया, यानी कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो क्या 5 ए से बिलोंग कर रहा है? नो। तो इसका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। 5 सबसेट ए, जैसा हमने आगे के डिस्कशन में देखा कि 5 इज सेट ऑफ एवरी सेट, 5 हर एक सेट का सबसेट है। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सॉरी। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल 1 एलिमेंट हमें सेट में दिख रहा है, तो 1 कहां से बिलोंग कर रहा है? सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ये करेक्ट लिखा हुआ है। 1 सबसेट ए। अब देखो सबसेट होने के लिए इस सिंबल के दोनों साइड सेट होना जरूरी है। बच्चों ये चीज याद रखना कि सबसेट की जो सिंबल है या कॉन्सेप्ट है वो 2 सेट के लिए एप्लीकेबल है, ना कि कोई एक नंबर और दूसरा सेट। तो यहां पे क्या हो रहा है? 1 एक नंबर है और सामने क्या है? एक सेट। तो ये तो फंडामेंटली रॉन्ग है। वैसे लिखा हुआ है सेट फॉर्म में 1 2। तो सबसेट की डेफिनेशन, सबसेट ऑफ ए, सबसेट की डेफिनेशन में क्या होता था? इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन, और सेट 1 इज प्रेजेंट इन सेट 2, तो 1 2 दोनों सेट ए के अंदर प्रेजेंट ही है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। आगे आप वीडियो को पॉज करके खुद इन सभी के आंसर लिख लो, उसके बाद वीडियो को देख के चेक करना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब आगे देखते हैं 1 2 बिलोंग्स टू ए, यानी कि बिल्कुल पूरा ऐसा ही कुछ ए के अंदर होना चाहिए प्रेजेंट। क्या ऐसा कुछ सेट फॉर्म में 1 2 हमें यहां पे मिल रहा है? नो। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। बिलोंग्स टू के अंदर वही वैल्यू, ये जो बिलोंग्स टू सिंबल है, बिलोंग्स टू में क्या होना चाहिए? 1 बिलोंग्स टू ए, तो जैसा 1 यहां पे लिखा हुआ है वैसा ही ए के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये एलिमेंट बिलोंग कब करेगा ए को? जब सेट के अंदर, सेट फॉर्म में, सेट ए के अंदर सेट फॉर्म में 1 2 प्रेजेंट होगा, जो कि यहां पे प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट हुआ। 8 बिलोंग्स टू ए, यहां पे वापस कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो सेट फॉर्म में 8 प्रेजेंट है, लेकिन अकेला 8, जैसे 1 2 3 प्रेजेंट थे वैसे अकेला 8 सेट ए के अंदर एज एन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेट फॉर्म में ए 8 यहां पे प्रेजेंट है, तो ये सबसेट होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। 4 5 बिलोंग्स टू ए, वापस आपको कंफ्यूजन होगी। देखो बच्चों, बिलोंग्स टू से पहले जो कुछ भी लिखा है एज इट इज सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। क्या 4 5 एज इट इज प्रेजेंट है? नो। 4 5 6 भले ही प्रेजेंट हो, अकेला 4 5 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। यही चीज अगर सबसेट से देखे तो करेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉरी ये भी गलत होगा।
सेट फॉर्म में 4,5 सबसेट ऑफ ए लिखा है। अब देखो सेट के अंदर जो एलिमेंट है 4 एंड 5, बस ये दोनों एज एन एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। 4 एंड 5 एज एन एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यहां पे एक सेपरेट एलिमेंट 4 एंड 5 प्रेजेंट होते तो ये करेक्ट होता, लेकिन क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट नहीं है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में या मटेरियल के अंदर में मैंने रखे हुए हैं, आप वहां से इस टॉपिक की ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, वो है ऑपरेशन ऑन सेट। कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स को मुझे मर्ज करना है, तो क्या मैं उसको ऐड बोलूंगा? ऐड करने जैसी बात? नो। सेट थियरी के खुद के कुछ टर्मिनोलॉजी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें भी आगे यूज करना होगा, जिससे कि हम किसी रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक को पढ़े तो पता चले हमें। तो एक होता है यूनियन प्रोसेस, दूसरा होता है इंटरसेक्शन प्रोसेस, तीसरा हमें जो पढ़ना है वो है डिफरेंस सेट, और फोर्थ जो हमें पढ़ना है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बच्चों ये टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा, जो कि इन कॉन्सेप्ट को समझने में हमें यूजफुल होगा, ऐसा एक टॉपिक है वेन डायग्राम। ये हमें पहले क्लियर करना होगा। तो वेन डायग्राम क्या है? यहां तक हमने सेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन अगर इसको फिगर से रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, कोई फिगर से पूरे सेट का रिप्रेजेंटेशन या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्या किया जा सकता है? तो वेन दिकार्त करके या जॉन वेन करके एक मैथमेटिशियन था, उसने हमें ग्राफिकली किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसकी एक मेथड डेवलप करके दी है, जो कि वेन डायग्राम से फेमस है। अकॉर्डिंग टू जॉन वेन, यूनिवर्सल सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय either square or rectangle। कोई भी यूनिवर्सल सेट होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल को यूज करूंगा। ऑल दी अदर सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। तो उसने कुछ रूल बना के दिए हैं और उसको हम फॉलो करेंगे तो हम किसी भी सेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। रूल नंबर 1 है कि हम यूनिवर्सल सेट कोई भी है उसको आइदर रेक्टेंगल और स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बाकी कोई भी टाइप का सेट है हमारे पास, जैसे यहां पे ए बी सी कोई भी सेट होता था, उसको हम फिर सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज याद में रखने लायक यह है कि हम किसी भी एलिमेंट को बाउंड्री पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। नो एलिमेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन बाउंड्री ऑफ अ सेट। नो एलिमेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ सेट। तो ये तीनों चीज का क्या मतलब होगा वो हम अब देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ए, तो सेट ए के अंदर सपोज 1 2 3 एलिमेंट्स है, और उसी के साथ एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10 तक का। सपोज सेट बी के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 4 5 6 7, और ऐसे ही सेट सी के अंदर एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 5 8 9। तो 1 बाय 1 हम सारे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इन सब को एक ही सेट या एक ही डायग्राम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। तो देखो ध्यान से, जैसे कि ये एक
रेक्टेंगल के फॉर्म में हमने यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया। अब इस सेट के अंदर मुझे सेट ए, बी एंड सी को रिप्रेजेंट करना है। तो एक सेट ये हमारा ए बन गया, दूसरा कोई एक सेट बी बन गया और ये हमारा थर्ड सेट सी बन गया। अब मैंने इनको इंटरसेक्ट क्यों करवाया? क्योंकि कोई कोई एलिमेंट इनके कॉमन होंगे, तो आपको वो चीज भी पता चलेगी कि कैसे किसी सेट या उसके एलिमेंट्स को हम कॉमन एलिमेंट्स को वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये सेट हमारा ए है, बी है और सी है, तो ए के अंदर 1 2 3 है, बी के अंदर 4 5 6 7 है और सी के अंदर 1 2 5 8 9 है। तो तीनों में अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये वाली पोजीशन में कोई एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे। लेकिन सपोज यहां पे मैं एक एलिमेंट 5 ऐड कर दूं, तो 5 को ऐड करने पे अब ये एलिमेंट तीनों में कॉमन है, तो ये तीनों के कॉमन रीजन में पहले रिप्रेजेंट होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब हम वेन डायग्राम से किसी भी सेट या क्वेश्चन के सारे सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, तब तीनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो सबसे कॉमन पार्ट में पहले रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि आगे हमने देखा था कि कोई सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। अगर 5 को मैं इन तीनों जगह पे लिख दूं तो एक ही यूनिवर्सल सेट के अंदर एक एलिमेंट 5 3 बार आ जाएगा, जो कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसी रीजन से यूनिकनेस के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी कॉमन एलिमेंट को सबसे पहले रिप्रेजेंट कर देंगे। अब किसी सेट की बात करें तो 1 2 कॉमन है किनके बीच? 1 2 इज कॉमन बिटवीन ए एंड सी। तो हम ए एंड सी के कॉमन पार्ट में यहां पे 1 और यहां पे 2 लिख देंगे। ध्यान से देखो तो 3 एक ऐसे एलिमेंट है। 3 इज अ एलिमेंट विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी एंड सी, तो वो सिर्फ अकेले ए में प्रेजेंट है, तो अब हम उसको यहां पे लिख देंगे। तो अगर आप सेट ए का ये राउंड देखोगे तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 एंड 5, जो कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स है। अब वैसे ही बी के लिए इस वीडियो को पॉज करके आप खुद सोचो कि कौन से एलिमेंट को कहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद वीडियो को आगे देखना, तो पता चलेगा कि क्या आप एक्चुअल में समझ सकते हो या और कोई डिफिकल्टी है। तो देखो यहां पे ऑलरेडी सेट बी का एक एलिमेंट 5 हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम देखेंगे 4 6 एंड 7 में से दूसरे किसी एलिमेंट या किसी सेट के किसी एलिमेंट कॉमन है कि नहीं है। 4 6 7 सेट ए में भी प्रेजेंट नहीं है, सेट बी में भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा 4 6 एंड 7। नेक्स्ट अगर सेट सी को देखें तो उसके अंदर 1 2 5 8 एंड 9 था। ऑलरेडी 1 2 5 सेट सी के अंदर भी प्रेजेंट है, तो यहां पे अब हम लिख देंगे 8 एंड 9। आगे हमने एक और चीज लिखी थी, नो एलिमेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सेट। इसका मतलब यह होगा कि इस वाले 9 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बाउंड्री के ऊपर मैं किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि बाउंड्री से हमें पता नहीं चलेगा कि फिर वो एलिमेंट कहां पे प्रेजेंट है। तो क्या इतना ही रिप्रेजेंटेशन है? नो, हमने सेट ए बी सी के सारे एलिमेंट्स को तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमारे पास 3 ही सेट थे? नो, हमारे पास टोटल 4 सेट थे। अभी भी हमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स के बारे में सोचना बाकी है। सेट यू में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इस सेट में और भी एक एलिमेंट 10 है जिसको हमें रिप्रेजेंट करना बाकी है। ये जो स्क्वायर या रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया है वो इस यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो सारे इस रेक्टेंगल के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो अभी भी मुझे 10 एलिमेंट को यहां पे रिप्रेजेंट करना होगा। ऐसा करने पे मैंने जो भी सेट थे हमारे पास उन सबको एक कॉमन फिगर में और एक ही फिगर के अंदर सबको अलग अलग सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना कैसे है वो सीखा है। और एक चीज यहां पे ध्यान रखना, ऑलवेज सबसे ऊपर आपको लिखना है यू। ये यू रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पूरा सेट यूनिवर्सल सेट है, और आप कोई भी सेट अगर वेन डायग्राम को यूज करके रिप्रेजेंट करोगे तो उसका नाम लिखना जरूरी है। जैसे यहां पे मैंने पहले ही लिख दिया था ए बी एंड सी। अब इसी को देख के अगर हम इंटरप्रेट करें, इसको देख के अगर हम सोचे कि ये वाले क्वेश्चन में कौन से सेट के अंदर क्या वैल्यूज है, तो मैं ऊपर से देख के अब लिख रहा हूं सेट ए के सर्कल के अंदर 1 2 3 एंड 5 प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 5 प्रेजेंट है। सेट बी के अंदर यानी इस सर्कल के अंदर 4 5 6 7 प्रेजेंट है, 4 5 6 7। एंड सेट सी के सर्कल के अंदर बच्चों 1 2 5 8 9 प्रेजेंट है, 1 2 5 8 एंड 9।
इसके बाद यूनिवर्सल सेट की अगर बात करें तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 से लेके 10 तक के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर्कल के अंदर, और आउटसाइड में ये एक 10 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें लिस्टिंग या प्रॉपर्टी मेथड से सेट दिया है तो हम उसको वेन डायग्राम में सीधा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर कहीं पे वेन डायग्राम दिया है तो वहां से किस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट्स है उसको बाहर अलग से लिस्ट बना सकते हैं यानी कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है ऑपरेशन ऑन सेट, और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन प्रोसेस या यूनियन सेट। तो यहां पे बेटा यूनियन प्रोसेस के अंदर हम किसी भी दो सेट के एलिमेंट्स को कैसे मर्ज करेंगे वो सीखेंगे। यूनियन प्रोसेस का सिंबल ऐसे यू करके लेना है आपको। फॉर एग्जांपल सपोज ए सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3, और सेट बी के अंदर अगर एलिमेंट्स है 4 5 3 7, तो अगर मुझे ए एंड बी का यूनियन करना है यानी कि इनके एलिमेंट्स को मर्ज करना है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब एलिमेंट्स को मर्ज करेंगे तो उनके कॉमन एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि ये जो 3 एलिमेंट है हमें ध्यान रखना होगा कि वो रिपीट ना हो जाए, और इनको मर्ज करने पे हमारे पास कुछ बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 7। 1 2 3 4 5 7 ये एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर होंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि यूनियन प्रोसेस का क्या मतलब है, एलिमेंट्स को मर्ज करना। तो अगर डेफिनेशन से इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो ए यूनियन बी को हम मैथमेटिकली लिखेंगे x वेयर x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। क्या मतलब है इस चीज का, तो ऐसे एलिमेंट x जो कि सेट ए में प्रेजेंट हो या फिर सेट बी के अंदर प्रेजेंट हो, उन सबसे बनने वाला सेट हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा, यानी कि ए यूनियन बी होगा। ये मैथमेटिकल अप्रोच आपको इसलिए समझना है कि जब हम रेफरेंस बुक पढ़ेंगे या इसके कुछ आगे हायर स्टडीज में इसको यूज करेंगे, तब ये टाइप के डेफिनेशन को हमें यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, x जो कि इस सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, x कहां से लेंगे, तो x या तो a में होगा या फिर b में होगा, यानी कि x वेयर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। बेटा यहाँ पे और पे ध्यान रखना, और का क्या मतलब होगा और बीच में एंड आने पे उसका क्या मतलब होगा, वो हम पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन प्रोसेस से आपको इस चीज का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो ऐसे हम किसी भी सेट का यूनियन प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 5। अब अगर नल सेट के साथ किसी का यूनियन प्रोसेस करना है तो a यूनियन b के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3, बस। बेसिकली हमें यूनियन प्रोसेस में करना क्या होता है, दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मर्ज कर लेना है। तो अगर सेट बी के पास कोई एलिमेंट नहीं है तो वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, और ए यूनियन बी सेट के अंदर भी हमें 1 2 3 ही मिल जाएगा जो कि हमारा सेट ए है। अब यूनियन प्रोसेस की हम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन प्रोसेस, फर्स्ट होता है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिविटी का मतलब यह है कि अगर मैं ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी अगर ये एग्जांपल लेके करूं, यही ए यूनियन बी की वैल्यू यहां पे लिख दूं, तो उसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 7। इन दोनों सेट के लिए अगर मैं बी यूनियन ए कर रहा हूं, बी यूनियन ए, तो ध्यान से देखना बी के अंदर है 3 4 5 7 यूनियन 1 2 3। तो वापस से इनको मर्ज करने पे एलिमेंट्स बनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 7। अगर दोनों रिजल्ट को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, यानी कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही दूसरा एसोसिएटिव लॉ है। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास 3 अलग अलग सेट है, जैसे कि ए बी एंड सी 3 सेट गिवन है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में
अगर मैं पहले ए एंड बी के बीच यूनियन प्रोसेस करूं और उस आंसर के सेट को सी के साथ यूनियन करूं, या फिर अगर मैं ए का यूनियन बी और सी के बीच यूनियन करने के बाद करूं, तो दोनों सिचुएशन में मिलने वाला आंसर एक जैसा ही होगा। किसी एग्जाम्पल को लेकर अगर समझें इस चीज को, तो सपोज ए इक्वल टू हमारे पास 1 2 है, बी की वैल्यू 1 3 5 है, एंड अगर सेट सी की वैल्यू 1 5 8 है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर मैं ए यूनियन बी पहले फाइंड करूं, तो ए यूनियन बी का आंसर 1 2 3 5 होगा। और अब मैं ए यूनियन बी की आगे प्रोसेस यूनियन सी के साथ कर दूं, तो अब ये सेट और ये वाले सेट के एलिमेंट्स को हम मर्ज करेंगे, तो 1 2 3 5 और साथ में हमारे पास आ जाएगा 8। अब अगर इसी चीज को मैं दूसरी किसी सीक्वेंस में करूं, यानी कि सबसे पहले मैं B यूनियन C फाइंड कर लूं, तो B यूनियन C के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 3 5 एंड यहाँ पे 1 5 8, तो 1 3 5 8 इतने एलिमेंट्स कहाँ पे होंगे, B यूनियन C के अंदर। अब उसी की यूनियन प्रोसेस अगर मैं A के साथ कर दूं, तो A यूनियन B यूनियन C का मतलब A के एलिमेंट्स है 1 2, और उसकी यूनियन प्रोसेस हम किसके साथ कर रहे हैं, 1 3 5 8 के साथ। तो अब टोटल क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 2 3 5 एंड 8। तो अगर दोनों केस के अंदर अगर हम आंसर को देखें तो पता चलेगा कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, यानी कि यूनियन प्रोसेस एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होगा, तो किसी भी सेट की यूनियन प्रोसेस किसी दूसरे सेट के साथ करे और आंसर में कोई एक सेट वापस मिल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब अगर मैं सेट ए में 1 2 3 ऐसा कुछ ले लूं, तो मैं ए की यूनियन प्रोसेस किसके साथ करूं तो वापस से मुझे 1 2 3 मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं ए की यूनियन प्रोसेस खुद ए के साथ कर दूं, यानी कि 1 2 3 के साथ कर दूं, तो भी आंसर 1 2 3 रहेगा, या फिर अगर मैं ए की यूनियन प्रोसेस 5 के साथ कर दूं, नल सेट के साथ, तो जैसा हमने यहां पे देखा था कि एलिमेंट्स वापस से वही मिलेंगे। अब हमें ये क्वेश्चन होगा कि 1 2 3 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बताएंगे या नल सेट को आइडेंटिटी एलिमेंट बताएंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट बी यूनिक, यानी कि ये एक सिंगल सेट ही होना चाहिए, ये एक यूनिक सेट होना चाहिए। सेट बी के लिए अगर सोचे, सपोज सेट बी है 4 5, अब अगर यही हमारा आइडेंटिटी सेट होता, ये वाला 1 2 3 जो है उसको अगर हमने आइडेंटिटी लिया होता, तो यहां पे अगर हम बी की यूनियन प्रोसेस 1 2 3 के साथ कर दें, तो 4 5 की यूनियन प्रोसेस 1 2 3 के साथ करने पे 1 2 3 4 5 बनेगा, दैट इज नॉट इक्वल टू बी। और जनरली यूनियन प्रोसेस में आइडेंटिटी का मतलब क्या होता था कि वही दोनों में से कोई एक सेट वापस मिलना। यहाँ पे तो ना हमें आंसर में बी मिल रहा है और आइडेंटिटी एलिमेंट तो वैसे भी नहीं मिलने वाला था, तो इसका ये मतलब हो गया कि ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बन सकता। हमें यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट को ये वाला जो लिया है गलत है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मस्ट बी यूनिक। इसका मतलब 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर यूनियन प्रोसेस। तो बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, 5 is the identity element for union process। ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट थर्ड था। इसके बाद है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, फोर्थ वन है लॉ ऑफ यू और यूनिवर्सल सेट। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट से क्या होगा मतलब, तो इसका यह मतलब होता है कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट की यूनियन प्रोसेस किसी भी सेट के साथ कर दूं,
यूनिवर्सल सेट यानी कि यू की यूनियन प्रोसेस किसी के भी साथ कर दूं तो सोचो कि क्या प्रोसेस हो रही है। एक सेट यूनिवर्सल सेट है जिसके पास सारे एलिमेंट्स हैं और दूसरा कोई छोटा सा सेट ए है। अब उनके बीच अगर हम यूनियन प्रोसेस करेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स मर्ज हो जाएंगे और उनके मर्ज होने पे क्या होगा, मर्ज होने पे यूनिवर्सल सेट के पास तो सारे एलिमेंट्स थे तो ऑलवेज वही एक आंसर हमें मिलेगा। जैसे कि अगर सेट ए के अंदर 1 2 3 है, सेट बी के अंदर 1 4 5 है और यूनिवर्सल सेट के अंदर 1 2 3 से लेके 10 तक एलिमेंट्स है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर बेटा हम ए यूनियन यू कर दे तो ए यूनियन यू करने पे आंसर क्या होगा 1 2 3 डैश 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 10 तक, यानी कि ये u मिल रहा है। अगर हम b यूनियन u कर दे यानी कि इन दोनों सेट के बीच यूनियन प्रोसेस कर दे तो वापस से आंसर होगा 1 2 3 4 अप टू 10 जो कि वापस से u मिल रहा है। यानी कि यूनिवर्सल सेट की यूनियन प्रोसेस किसी के भी साथ करने पे ऑलवेज वही वापस मिल रहा है। इस रूल को बोला जाता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। आगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। फिफ्थ वन इज आइडेम्पोटेंट लॉ। जनरली किसी भी प्रोसेस के अंदर जहां से हम एलिमेंट्स लेंगे आफ्टर प्रोसेस अगर वही सेट के अंदर हमें वापस से एलिमेंट मिले तो वो आइडेम्पोटेंट लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर वो एलिमेंट जहां से हमने एलिमेंट लिए थे वहां पे अगर ना मिले तो फिर वहां पे आइडेम्पोटेंट लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ऐसा बोला जाएगा। इसको एक एग्जांपल लेके देखें तो फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन की बात करें, मैं आपको आइडेम्पोटेंट लॉ सिखा रहा हूं। सेट थियरी के अंदर सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन जनरल सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इफ 2 बिलोंग्स टू n एंड 3 बिलोंग्स टू n then 2 minus 3 equals to minus 1 does not belongs to n. Therefore subtraction process do not satisfy the आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ के लिए मैंने क्या बोला कि जिस सेट में से मैंने एलिमेंट्स लिए हैं अगर प्रोसेस करने के बाद, यानी कि यहां पे सब्ट्रैक्शन एक प्रोसेस है, इसी चीज को हम यूनियन के लिए देखेंगे तो यूनियन भी कौन है, एक प्रोसेस ही है। तो प्रोसेस करने के बाद जो आंसर आ रहा है अगर वो भी उसी सेट से बिलोंग करे तो वो प्रोसेस आइडेम्पोटेंट लॉ को सेटिस्फाई या फॉलो कर रही है, और अगर आंसर उस सेट से ना मिले तो फिर वहां पे आइडेम्पोटेंट लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आपको लगेगा कि 3 - 2 अगर ले ले तो 1 नहीं हो जाएगा, लेकिन किसी भी सब्ट्रैक्शन के लिए अगर सोचो तो दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन ऑलवेज नेचुरल नंबर तो नहीं होगा, कभी ना कभी वो एक नेगेटिव नंबर बन जाएगा और कोई नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर सेट में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन प्रोसेस डू नॉट सेटिस्फाई द आइडेम्पोटेंट लॉ। इसी चीज को अगर हम सेट थियरी में देखें तो अगर मैं ए की बात करूं, सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट है जैसा कि ऊपर हमने लिखा हुआ है 1 2 3 है, बी के अंदर 1 4 5 है, तो इन दोनों सेट को हमने लिया कहां से होगा, ऑब्वियस सी बात है यू में से ही लेना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन को रिकॉल करो, द सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द सेट रिलेटेड टू गिवन क्वेश्चन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो हमारे पास कोई भी सेट होगा उसके एलिमेंट्स हमने कहां से लिए होंगे, यूनिवर्सल सेट में से। तो इफ ए बिलोंग्स टू यू, इफ A belongs to universal set, B belongs to universal set, then A union B also belongs to universal set is true। और अगर ये ट्रू है therefore यूनिवर्सल प्रोसेस या यूनिवर्सल नहीं, यूनियन प्रोसेस satisfies आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आई होप आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज और यूनियन प्रोसेस उसके अंदर हम एलिमेंट्स को के ऊपर कैसे इफेक्ट लगाते होंगे वो सब पता चल गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे वो है इंटरसेक्शन प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस होगी हमारी इंटरसेक्शन प्रोसेस।